हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पर्ले विश्वर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो आप सभी को याद होगा हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स के पहले वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग को हाउ ट्रेड लेड टू बैटल इसे स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawabs of Bengal intensified. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their powers and autonomy, as other regional powers were doing at that time. Murshid Quli Khan was followed by Ali Wardi Khan and then Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal. Each of them was a strong ruler. They refused to grant the company concession and demanded large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins, and stopped it from extending its fortifications. Accusing the company to deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amount of revenue and undermining the authority of the Nawab. तो क्या होता है कि जो 18th सेंचुरी के जो अर्ली 18th सेंचुरी है उसमें क्या होता है कि जो कन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, लड़ाई बातचीत बहस होने लगती है कि उनके बीच में, कंपनी और नवाब्स के बीच में। क्यों होने लगती है? क्योंकि औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो बंगाल के जो नवाब है उन लोग क्या उनकी जो पावर्स है, उनकी जो एटोनॉमी है, उनका तो उनके पास कुछ होगा। तो जो बंगाल के जो गवर्नमेंट थे उनको क्या, ये लोग टैक्स पे नहीं करते थे, रिफ्यूज़ करते थे। तो ये जो जितने लोग थे बंगाल के नवाब, मुर्शिद कुली खान, उनके बेटे अली वर्दी खान, उनके बेटे कौन, सिराजुद्दौला, ये सब क्या स्ट्रांग रूलर थे, बहादुर ताकतवर रूलर थे। और ये सब जो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हें कंसेशन देने के लिए मना करते थे और कहते थे जितना भी टैक्स है वो सब पे करो और तब काम करो। और ये जो फोर्टिफिकेशन यानी कि जो हर जगह ट्रेड पोस्ट में जो तुम लोग किले बना रहे हो ये सब बंद करो। तो ये सब क्या, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट उनके बीच में होने लगे, ठीक है। और कुछ जैसे ब्लेम्स होते थे किनके बीच में, जो नवाब से वो कुछ ब्लेम्स लगाने लगे, उनको बताने लगे कि ये सब क्या, ये अंडरमाइनिंग करते हैं हमारी अथॉरिटी को, यानी कि जो अथॉरिटी है नवाब्स की उन्हें ये लोग नहीं मानते हैं, ये टैक्स पे नहीं करते, हम लोग मना करते फोर्टिफिकेशंस का तो ये लोग फोर्टिफिकेशंस करते रहते। ये सब क्या आरोप लगा रहे थे। और क्या ये डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स लिखते हैं। और ये क्या, जो गवर्नमेंट्स के, जो नवाब के जो ऑफिशियल्स लोग हैं उन्हें क्या ह्यूमिलेट कर रहे हैं, ह्यूमिलेट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जो कंपनी है उसने क्या, जो कंपनी है उनके ऊपर ये सब क्या आरोप लगाए नवाब ने। तो आरोप लगाए तो इनके ऊपर क्या, इसके लिए कोई आंसर तो देना ही पड़ेगा। तो जो कंपनी थी उन्होंने क्या आंसर दिया कि उन्होंने कहा कि ये जो नवाब जो लोग हैं ये क्या हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा अनजस्ट डिमांड करते रहते हैं, फालतू की डिमांड करने लगते हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा ट्रेड है वो क्या रूइनिंग यानी कि कम हो रहा है, और जो हमारा ट्रेड है वो फ्लूरिश भी नहीं हो रहा, और जितने भी लोग हैं वो क्या ड्यूटीज़ सब रिमूव्ड हो रही हैं। तो इनके बीच में ये सब क्या बहुत सारे ब्लेम्स, आरोप एक दूसरे पर ये लोग लगाते रहे, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपैंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट बाय अप विलेजेस एंड रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स। और कहने लगे कि इनको दिक्कत हो रही है हमारे फोर्ट को एक्सपैंड करने पे, और जो हम लोग रीबिल्ड इट्स फोर्ट्स, हम लोग जो उनके फोर्ट्स बना रहे हैं तब भी इनको दिक्कत हो रही। तो the conflict led to confrontations and finally culminated into the famous Battle of Plassey। तो
तो ये जो कन्फ्लिक्ट्स थे ये होते रहे, फिर ज़्यादा होने लगे, बड़े बड़े लेवल में होने लगे, और ये कन्फ्लिक्ट होते ये क्या, एक फेमस बैटल, द बैटल ऑफ प्लासी में क्या कन्वर्ट हो गई। ये बैटल ऑफ प्लासी ये कन्फ्लिक्ट बैटल्स में बदल गई। तो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये कौन सा है, द बैटल ऑफ प्लासी। तो ये हम लोग इसी वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी है उसकी कहानी क्या है। When Ali Vardi Khan died in 1756, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal. The company was worried about his power and keen on a puppet ruler who would willingly give trade concession and other privileges. So it tried, though without success, to help one of Sirajuddaullah's rivals become the Nawab. An infuriated Sirajuddaulah asked company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortifications, and pay the revenues. So, after negotiations failed, the company marched with 30,000 soldiers. The नवाब मार्च विथ 30,000 सोल्जर। तो क्या होता है कि जो अली वर्दी खान जो कि सिराजुद्दौला के जो पिता थे और मुर्शिद कुली खान के जो बेटे थे अली वर्दी खान, जो मरते हैं, कब मरते हैं, 1756 में वो मर जाते हैं। उनके मरने के बाद जो सिराजुद्दौला है वो क्या रूलर बनते हैं, नवाब बनते हैं बंगाल के। जैसे वो नवाब बनते हैं तो जो कंपनी थी वो क्या परेशान हो गई। क्यों परेशान हो गई, वो चिंता में आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि जो सिराजुद्दौला थे वो क्या, वो बहुत ही ज़्यादा बहादुर, जैसे कि आपको बताया था कि मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला ये तीनों क्या बहुत ही ताकतवर स्ट्रॉन्ग रूलर थे। और जो सिराजुद्दौला जब नवाब बने तो जो कंपनी थी वो परेशान हो गई। क्यों, क्योंकि ये जो सिराजुद्दौला थे ये क्या एक बहुत स्ट्रॉन्ग ताकतवर रूलर थे, और कंपनी को एक ऐसा रूलर चाहिए, कैसा पपेट रूलर, यानी कठपुतली की जो काम कहे वो सब क्या जैसा कंपनी आदेश दे वैसा ही वो नवाब काम करे। तो क्या हुआ कि जो कंपनी थी वो चाहती थी कि जो सिराजुद्दौला है उसके क्या जो राइवल्स लोग हैं उन्हें क्या बंगाल का नवाब बना दिया जाए। तो ऐसे तो ये लोग बहुत सारे अटेम्प्ट करने लगे कि सिराजुद्दौला को हटाए और सिराजुद्दौला के जो राइवल्स हैं उनको क्या नवाब बना दे। तो ये सारी जितनी भी हरकतें थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो क्या सिराजुद्दौला को पता चल जाती हैं, और सिराजुद्दौला क्या जाते हैं, बात करते हैं उनसे, किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से, बोलते हैं कि ये जो तुम हमारे यहाँ के बंगाल के जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, पॉलिटिकल काम है, इनमें तुम दखल अंदाज़ी देना बंद करो, हमारे डोमिनियन में ताक झाँक करना बंद करो, जितने भी पे और ये सब बंद करो, जो फोर्टिफिकेशंस तुम लोग बनाते हो, हर ट्रेड पोस्ट में जो किले बनाते जा रहे हो इसे बंद करो, और जो टैक्स है वो जितना भी टैक्स तुम लोगों ने अभी तक नहीं दिया है वो सब क्या पे करो। तो ये सब क्या नेगोशिएशंस में बात होने लगी। नेगोशिएशन क्या होता है कि जब भी कोई लड़ाई होती है तो पहले उससे क्या बातचीत होती है, नेगोशिएशन होता है कि जो मामला है वो ऐसे सलट जाए, ऐसे ही मतलब कि कंप्लीट हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन अगर जब नेगोशिएशन फेल हो जाता है तो तब उसके बाद क्या लड़ाई होती है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में क्या जो नेगोशिएशन हुआ था ये क्या फेल हो जाता है। कोई एक दूसरे की बात नहीं मानता है, ना ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती है कि वो टैक्स पे करे और जितने भी फोर्टिफिकेशंस कर रहे वो सब बंद करे, और ना सिराजुद्दौला चाहता है कि जितने भी कंपनियों के काम है वो करे। तो ये सारे नेगोशिएशन दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, नेगोशिएशन जो होता है वो फेल होता है, और जैसे नेगोशिएशन फेल होता है तो जो नवाब कहाँ के सिराजुद्दौला जो नवाब है वो क्या 30,000 सोल्जर्स के साथ इंग्लिश फैक्ट्री कौन सी इंग्लिश फैक्ट्री कासिम बाज़ार को क्या कैप्चर कर लेते हैं, और उनके क्या कंपनी ऑफिशियल्स लॉक्ड द वेयर हाउस
and disarmed all Englishmen and blocked English ships. Then he marched to Kolkata to establish control over the company's fort there. फिर क्या होता है कि जैसे नेगोशिएशंस फेल होता है तो जो सिराजुद्दौला है वो क्या लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही नेगोशिएशन फेल होता है तो सिराजुद्दौला अपने 30,000 सैनिकों के साथ जो इंग्लिश फैक्ट्री थी, जो ईस्ट इंडिया की जो फैक्ट्री थी कासिम बाज़ार में, कासिम बाज़ार की जो फैक्ट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वहाँ पे जो सिराजुद्दौला है अपने 30,000 सोल्जर्स, 30,000 सैनिकों के साथ वहाँ जाता है। कासिम बाज़ार की जो फैक्ट्री उसे क्या कब्जा कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, और वहाँ पे जितने भी इंग्लिश लोग यानी कि इंग्लिश वर्कर, जितने भी इंग्लैंड के लोग थे, जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, उन्हें क्या पकड़ लेते हैं, और जितने भी इंग्लिश मैन होते हैं उन्हें क्या डिसआर्म यानी कि आर्मर पहने होते हैं उन सबके क्या आर्मर हटा देते हैं, बिना आर्मर के उन लोगों को क्या कर देते हैं। और तभी सिराजुद्दौला कहते हैं कि अब हम लोग जाना है कलकत्ता और वहाँ की जो फैक्ट्रीज़ है, ऑफिशियल्स लोग हैं, उन्हें कैप्चर करने, और जितने भी फोर्ट उन लोगों ने बनाए उन्हें क्या कैप्चर करने। अब वो लोग कलकत्ता जा रहे हैं। On hearing the news of the fall of Calcutta, company officials in Madras sent force under the command to Robert Clive, reinforced by naval fleets. Prolonged negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive led the company's army against Sirajuddaulah at Plassey. One of the main reasons for the defeat of the Nawab was that the force led by Mir Zafar, one of Sirajuddaullah's commander, never fought the battle. Clive had managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah. The battle of Plassey became famous because it was the first major victory the company won in India. तो क्या होता है कि जब पता चलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि जो कासिम बाज़ार की जो फैक्ट्री है वो हाथ से चली गई, सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया और अब सिराजुद्दौला कहाँ कलकत्ता जा रहा है, तो तभी क्या कंपनी ने क्या अपना एक कमांडर रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या एक कमांडर था कौन, रॉबर्ट क्लाइव, उससे बोला कि वो मद्रास में था तब, उससे बोला जाके कि जाओ जल्दी से सेना लेकर के और जो सिराजुद्दौला है उसे रोको। तो जो रॉबर्ट क्लाइव था वो सेना लेकर के कहाँ मद्रास से निकला और प्लासी में जाकर के सिराजुद्दौला को काउंटर करा। वहाँ पे उनकी क्या लड़ाई हुई, और एक जो मेन कारण था कि जो सिराजुद्दौला ये जो बैटल प्लासी में जो हुई थी वो हारे। क्यों हारे थे? क्योंकि जो उनका एक आर्मी का चीफ था कौन, मीर जाफ़र, वो लड़ा ही नहीं, वो सेना उसके पास उसके अंडर में कुछ सेना थी, वो उसको वहाँ पर भेजा ही नहीं और ना वो खुद गया। तो इसके कारण जो सिराजुद्दौला है वो हारे। क्यों हारे? और जो मीर जाफ़र है वो क्यों नहीं गया था? क्योंकि वो जो सिराजुद्दौला है, वो जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव ने जो मीर जाफ़र है उसे बोला कि हम तुम्हें नवाब बना देंगे जब तुम सिराजुद्दौला को हटाने में हमारी मदद करोगे, हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं। तो जो मीर जाफ़र है वो गया ही नहीं लड़ाई करने और सिराजुद्दौला को हरवा दिया। तो ये जो एक मेन कारण था कि क्यों हारे। और फिर ये जो बैटल ऑफ प्लासी ये इसलिए फिर फेमस हुई क्योंकि ये फर्स्ट विक्ट्री थी, यानी ये ऐसी पहली इतनी बड़ी लड़ाई थी, पहली ये लड़ाई थी जिसमें क्या जो ब्रिटिश लोग हैं वो लोग क्या जीते थे। तो फ्रेंड्स जो बैटल ऑफ प्लासी है वो पहली लड़ाई जो कि कौन ब्रिटिशर्स जीत गए। फिर क्या होता है, आफ्टर द डिफीट at Plassey, Sirajuddaulah was assassinated and Mir Zafar made the Nawab. The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. Its prime objective was the expansion of trade. If this could be done without conquest
through the help of local rulers who were willing to grant privileges. Then territories need not be taken over directly. Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet Nawabs were not allowed as helpful as the company wanted them to be. After all, they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects. तो क्या होता है कि जब वो प्लासी के लड़ाई में जब सिराजुद्दौला क्या डिफीटेड, यानी कि जब वो हार जाते सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में, तो क्या होता है कि उनको हटा करके जो मीर जाफ़र है उन्हें क्या नया नवाब बनाया जाता है, कहाँ का, बंगाल का। और फिर जो बंगाल में जब जैसे मीर जाफ़र को बनाया जाता है तो जो कंपनी उसने कहा चलो स्टिल इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी अभी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इस एडमिनिस्ट्रेशन में अब हमारा तो थोड़ा रूल चलने लगेगा। और इनको क्या, इनकी जो ज़रूरत थी वो भी पूरी होने लगी, जैसे कि उनको एक पपेट रूलर चाहिए था वो भी मिल गया। फिर ऐसे धीरे धीरे क्या ये डिफ़िकल्ट होने लगा कि जितने इंस्ट्रक्शंस जितने भी ऑर्डर मीर जाफ़र को देते थे और मीर जाफ़र बहुत ही कम इनके ऑर्डर्स को माना करता था। क्यों? क्योंकि भाई अब दूसरा कोई आदमी है वो आपसे वही काम कराया जा रहा, गलत सही काम जो कुछ भी है सब कराया जा रहा, तो उससे उस आदमी की थोड़ी ना आपकी फेस वैल्यू कम होती कि आप गलत काम कर रहे हो ना, तो इसलिए उसकी डिग्निटी ख़राब हो रही थी, इसलिए वो कम करने लगा काम। तो फिर क्या हो गया कि जो कंपनी है उसको परेशानी होने लगी। What could the company do when Mir Jafar protested? The company deposed him and installed Mir Qasim in his place. तो फिर क्या हुआ कि जब पता चला कि मीर जाफ़र जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, हमारी अच्छे से बातें नहीं मार रहा है, और फिर कुछ दिन बाद उसने प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिया, धरना प्रदर्शन करने लगा कि नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। तो फिर क्या करा कि जो मीर जाफ़र है ना उसको हटा दिया नवाब से और उसकी जगह मीर कासिम को उसकी जगह खड़ा कर दिया, यानी कि अब मीर जाफ़र को हटा दिया नवाब की पोस्ट से, नवाब से हटा दिया और बंगाल का नया नवाब कौन बना, मीर कासिम बना उसकी जगह में। फिर मीर कासिम से भी वैसे वैसे उल्टे सीधे काम कराने लगे, तो मीर कासिम को भी ऐसा फील हुआ कि इसकी डिग्निटी इसकी फेस वैल्यू कम हो रही है, तो मीर कासिम ने भी कंप्लेन करने लगा। तो जब मीर कासिम ने भी प्रोटेस्ट करे कंप्लेन करी तो मीर कासिम की लड़ाई हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और ये मीर कासिम की लड़ाई ईस्ट इंडिया के साथ बक्सर की लड़ाई बक्सर में हुई थी, जो कि 1764 में, यानी कि 1764 में क्या जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने मीर कासिम से लड़ाई करके उस मीर कासिम को हरा दिया 1764 में, कहाँ पर, बक्सर में। ड्रिवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफ़र वॉज री इंस्टॉल्ड, यानी कि फिर कौन मीर कासिम जो था उसको जब हराया गया, कहाँ पर, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम को हरा दिया गया 1764 में, और उसकी जगह फिर से मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया गया। और इस बार नवाब ही नहीं बनाया गया, इस बार उसके ऊपर बहुत सारी क्या शर्तें डाल दी। कैसी कि द नवाब हैड टू पे ₹5 lakh every month. The company wanted more money to finance its wars and meet the demands of trade and its other expenses. It wanted more territories and more revenue. By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of the company had changed. Having failed to work with puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become Nawabs ourselves." फिर क्या होता है कि जब मीर जाफ़र को फिर से बनाया जाता है नवाब, तो उसके बाद उस पर क्या कुछ शर्तें बोली जाती हैं, क्या कि जो नवाब है ना बंगाल का नया मीर जाफ़र, इसको हर महीने
ईस्ट इंडिया कंपनी को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये 5 लाख रुपए अभी के नहीं, 1764 के, 17th सेंचुरी में 5, यानी कि अभी तो अरबों रुपए होंगे। इतने 5 लाख रुपए हर महीने ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा। किसको? मीर जाफ़र को। ठीक है। और क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि जो कि कौन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनके पास क्या, उनके जितने भी वो सब जितने भी पैसे उनके वॉर में खर्च हो जाते हैं, मतलब कैसे खर्च हो जाते हैं, जैसे वेपन्स के लिए, और जैसे वेपन्स खरीदने हो, हथियार खरीदने हो, बनवाने हो, फैक्ट्री डलवानी हो, फोर्टिफिकेशन, हर जगह फोर्ट बनवा रहे तो उसमें भी पैसा लगता है। इस सारी चीज़ों में जितना भी पैसा लग रहा है, ये सब क्या इसी से जाने लगा। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी क्या एक्सपेंसेस, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी खर्चे हैं, उन सब के पैसे कौन, जो मीर जाफ़र है, यही इसी को हर महीने क्या पे करने पड़ेंगे, ताकि वो अपने एक्सपेंसेस से क्या मीट कर सके। ऐसी ऐसी जो शर्तें थी वो किसके साथ, मीर जाफ़र के सामने रख दी गई। फिर क्या हुआ, इतनी सारी टेंशन दे दी गई तो आदमी तो टेंशन में आकर वैसे ही पागल हो जाता है। तो 1764 में मीर जाफ़र को फिर से बनाया जाता है नवाब, और ऐसी रेवेन्यू देते 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 इतनी टेंशन होने लगी कि मीर जाफ़र 1765 एक ही साल में मर जाता है। और जैसे ही जो मीर जाफ़र मरता है, तो जो कंपनी का ये मूड नहीं था, कि कंपनी का जो मूड था वो चेंज हो जाता है। कैसा चेंज हो जाता है कि जैसे कंपनी सोच रही थी पहले कि हम लोग हर जगह, हर एक स्टेट में, जैसे बंगाल है तो हम हर जगह अपना एक पपेट रूलर लगा देंगे, भले वो लोकल रूलर हो लेकिन वो हमारा पपेट हो, जैसा हम कहे वैसा वो करे। तो ऐसा हम कर देंगे तो क्या हमारा जो भी काम वाम है वो सब निकल आया करेगा उस रूलर के द्वारा। लेकिन कंपनी ने ऐसा करके देखा, उसने 2 पपेट रूलर रखे। कौन कौन से? मीर जाफ़र और मीर कासिम। लेकिन फिर भी मीर कासिम और मीर जाफ़र ने जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसा सोचा था ऐसा काम उन लोगों ने नहीं करा। तो उन लोगों ने क्या, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका क्या मूड चेंज हो गया कि अब वो लोग पपेट रूलर नहीं रखेंगे, अब वो लोग उस जगह जो वहाँ का लोकल रूलर होगा उसको हरा देंगे, और उसकी जगह अपना कोई इंग्लैंड से कोई आदमी बुलाएंगे, और वो क्या उसको वहाँ का क्या नवाब या राजा बना देंगे। अब देखिए, जैसे अब कोई इंडिया का आदमी है, उसको जैसे कि अब आप समझ लीजिए कि सिराजुद्दौला को हराया और आपको वहाँ का क्या नवाब बना दिया कि आप वहाँ के लिए आप ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करोगे। लेकिन आपको फिर धीरे धीरे आप ऐसे करते जाओगे, फिर आपको लगेगा कि आप तो अपने देश के साथ गलत काम कर रहे हो, तो फिर क्या आपके अंदर देश भावना जगाएगी और आप क्या प्रोटेस्ट करना शुरू कर दोगे। लेकिन अब आपकी जगह कोई इंग्लैंड ही का आदमी बनेगा तो उसको थोड़ी ना लगेगा कि वो भारत को लूट रहा है, उसे तो ये लगेगा कि वो अपने देश इंग्लैंड का फायदा करा रहा है, तो और अच्छे से लूटेगा भारत को। तो ये फिर रॉबर्ट क्लाइव ने ये दिमाग लगाया और उसने सोचा कि अब हम लोग यहाँ के रूलर्स को हटा करके अपने ही आवर सेल्फ को ही क्या बना देंगे, क्या यहाँ का नया नवाब। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the province of Bengal. The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. This solved a major problem that the company had earlier faced. From the early 18th century, its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. This was because at this time Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani. Now revenues from India could finance company expenses. These revenue could be used to purchase cotton and silk
textiles in India, maintain company troops and meet the cost of buildings the company fort and offices at कलकत्ता सॉरी। तो क्या होता है कि जब फाइनली क्या 1765, यानी कि ये वही डेट, ये वही ईयर है जिसमें क्या, जब मीर जाफर मरा था, जब उसकी डेथ हुई थी। तो 1765 में जो मुगल एम्परर थे, उन्होंने क्या, जो कंपनी है ना, इसको क्या दीवान राइट दे दिया, दीवान राइट दे दिया। पहले अपना क्या एक फरमान जारी करा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो औरंगजेब है, उसने अपने एक फरमान में क्या लिखा था, क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको क्या जमींदारी राइट दे दिया। अब मुगल एम्परर ने 1765 में क्या कंपनी को दीवानी राइट दे दिया। अब दीवान राइट में बताएं क्या होता है। इससे क्या हुआ कि दीवान राइट में होता है कि जो कंपनी है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या रेवेन्यू को क्या जनरेट कर पाई थी, रेवेन्यू ले पा रही थी। और इससे ये दीवान राइट से जो कंपनी है ना, उसकी सारी जो मेजर प्रॉब्लम्स थी वो सब क्या सॉल्व हो गई थी, जो कि जब कंपनी नई नई आई थी ईस्ट में तो उसने फेस करी थी। कौन कौन सी, पैसे की, और जो गोल्ड और सिल्वर की जितनी भी क्या जो भी दिक्कतें आ रही थी वो सब क्या इसने सॉल्व कर ली। कैसे कि जो गोल्ड और सिल्वर था, ये अब जो ब्रिटेन है वो भारत से क्या डायरेक्ट इंपोर्ट कर ले रहा था। और क्या मेजर प्रॉब्लम कैसे, जो मीर जाफर है 5 लाख रुपए हर महीना बंगाल से आ रहा है, पैसा तो आ ही रहा है, दीवानी राइट से बहुत सारा रेवेन्यू हर जगह से क्या ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट कर पा रही है। और इसकी वजह से जो उसकी गोल्ड और सिल्वर की भी जो दिक्कत थी वो भी क्या सॉल्व हो गई, ब्रिटेन इंपोर्ट हुआ जा रहा सारा। तो ऐसे सारे चीज़, इतना सारा पैसा आने से तो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी की जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे थे वो सब क्या ईस्ट इंडिया कंपनी के आसानी से निकलते चले जा रहे थे। जितने जैसे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उनके पास इतना पैसा आता कि वो यहाँ से आते, जितना भी फाइन क्वालिटी का, जितना भी जो भी सिल्क होता, कॉटन होता, वो सब खरीद लेते। और जो अब उनकी जो कंपनी के जो ट्रूप सैनिक थे, उनको भी तो भाई मेंटेन करना पड़ेगा। उनके लिए आर्मर, उनके लिए सैलरी, वेपन्स, ये सब भी हथियार ये सब भी पैसे इसी से निकल चले जा रहे थे। और क्या जो कॉस्ट लग रही थी कंपनी को बिल्डिंग बनाने में, इतने सारे फोर्टिफिकेशंस यानी किले बना रही थी, इसका भी काम होता चला जा रहा था। और इतने सारे ऑफिस बनाए, और बहुत सारे ऑफिस बनाने का जो खर्चा जो उन लोगों ने कलकत्ता में बनाया था वो सब भी क्या आसानी से हो गया। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स। ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।